दोस्तों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम लोग समास पढ़ रहे हैं और समास की हमारी यह तीसरी क्लास है। संभवतः यह अंतिम क्लास है समास की। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा, एक निवेदन करूँगा। मैं बार बार तो नहीं कहता, लेकिन आज मैं कहूँगा कि इस क्लास को और लोगों तक भी ज़रूर शेयर किया करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताया करें और क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। इससे होगा कुछ नहीं, बस हमारा थोड़ा सा प्रोत्साहन हो जाता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। और आपको तो पता ही है कि कोचिंग जंक्शन आपके लिए किस तरह प्रतिबद्ध है, आपकी परीक्षाओं को लेकर, आपके भविष्य को लेकर कितना प्रतिबद्ध रहता है। और यहाँ पर सभी टीचर्स आपकी सफलता के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। इस वजह से आप इस क्लास को औरों तक शेयर ज़रूर किया करें, हमको भी अच्छा लगेगा कि और लोगों तक आप इसको पहुँचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं बता दूं कि हमने कोचिंग जंक्शन ने टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया है। आप जरूर जाएं, आप testseries.coaching.in पर विजिट करें और आपके सामने टेस्ट सीरीज का पोर्टल खुल जाएगा। वहां पर 1300 से भी ज़्यादा आपको यहां पर टेस्ट के पेपर्स दिखेंगे। आप वहां से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यहां पर बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया हो, आपने पूरा समुद्र भर के पढ़ लिया है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया है ना, तो सब कुछ बेकार है। सब कुछ बेकार है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो सब कुछ बेकार है। जरूरी है कि आप पिच पर उतरें और उसके जो है आप टेस्ट करें अपने आप को, आप समझें अपने आप को कि आप किस तरह के प्लेयर हैं, ठीक है ना। तो किसी भी परीक्षा में तभी आप अच्छा प्ले कर पाएंगे और उसका सबसे आसान तरीका है कि आप टेस्ट पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। तो यहाँ पे आपको भरपूर टेस्ट पेपर्स मिलने वाले हैं, पूरी सीरीज़ आपको मिलने वाली है। बहुत सारे पेपर्स यहाँ पे आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, आप उनको जाकर ज़रूर ट्राई करें। आप यहाँ से विज़िट करके वहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको 24/7 एक्सेस मिलेगा आपको पूरे टेस्ट पेपर का, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज जो हमारी यहाँ पर सारी परीक्षाओं के लिए हो रही हैं, इनका 24/7 एक्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो भी टॉपिक, यहाँ तक कि IIT एडवांस और मेंस लेवल तक की नीट की परीक्षाओं के सारे परीक्षाएं, जितने वनडे एग्जाम भारत में होते हैं ना, उन सभी परीक्षाओं की यहाँ पर तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। SSC हो, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, SI हो, TT, सुपर TT, CTT, आप बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ से बड़े आराम से कर सकते हैं। तो एक बार जरूर विजिट करें और आपको बहुत मजा आने वाला है, निश्चित तौर पर बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के द्वारा आपके बारे में आपको जो है यहाँ पर सलाह दिया जाएगा। आपको यहाँ पर पर्सनलाइज परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए और रखी गई हैं, जैसे यहाँ पर आपको ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपका परफॉर्म किस तरह से रहा है और आपका रैंक कितना है ऑल इंडिया और आपके स्टेट में, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अपडेटेड पैटर्न पे आपकी परीक्षाएं जो हैं, जैसे SI की परीक्षा है तो उसके अपडेटेड पैटर्न पे भी यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराए गए हैं, पुराने वर्जन पे नहीं। या फिर मतलब जिस तरह पहले पूछे जाते थे प्रश्न, या फिर जिस शैली के पुराने प्रश्न पूछे जाते थे उस तरह नहीं, अब जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न यहाँ पर उसी तरह के रखे गए हैं। तो कुल मिला जुलाकर कोचिंग जंक्शन ने बहुत मेहनत किया है इसको तैयार करने में। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि एक बार साइट पर जरूर विजिट करें। तो चलिए शुरू करता हूं आज की क्लास अपनी, और यहां पर हम लोग समास पढ़ेंगे। समास में तीसरी क्लास हम लोग कर्मधारय समास शुरू करने जा रहे हैं। तो यहां लिख लेते हैं कर्मधारय समास। हमारा यह तीसरा समास होने वाला है। सबसे पहले हमने अव्ययी भाव समास देखा था, फिर तत्पुरुष समास देखा था। तत्पुरुष समास के 6 जो है हमने भेद देख लिए थे। अब ये हमारा कर्मधारय समास होने वाला है। कर्मधारय समास। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास का ही एक भाग है। कहने का मतलब क्या हुआ, क्यों यह तत्पुरुष का ही भाग है, वह आप अभी समझ जाएंगे बहुत आराम से। मैं इसकी पहले परिभाषा लिख देता हूं, फिर आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। देखिए, परिभाषा लिखूं उससे पहले मैं आपको बता ही देता हूं। होता क्या है ना, आपने तत्पुरुष समास में क्या पढ़ा था कि यहां पर दूसरा पद जो होगा ना, दूसरा पद वह क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौड़ होता है, ठीक है ना।
आपको प्रधान और गौड़ समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको समास जब शुरू किया था तो ये सारी चीजें बता दी थी, ठीक है ना। प्रथम पद गौड़ होता है, ठीक यही कार्य कहां होता है, कर्मधारय समास में भी होता है। प्रथम पद यहां पर गौड़ होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। कहने को तो दोनों पद ही प्रधान होते हैं यहां पर, लेकिन उसमें भी अधिक प्रधानता द्वितीय पद की ही होती है। कहीं पर आप पढ़ेंगे बहुत सारी जगहों पर कि यहां पर द्वितीय पद और प्रथम पद दोनों प्रधान हो, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहां पर अगर सूक्ष्म देखें, सूक्ष्मता से देखें तो यहां पर द्वितीय पद की प्रधानता आपको अधिक दिखती है प्रथम पद की अपेक्षा। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसको। जो अभी नहीं समझ में आया वो उदाहरणों से और परिभाषा से समझ में आ जाएगा। बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, इस क्लास में बहुत कुछ आप नया सीख कर जाने वाले हैं निश्चित तौर पर। तो यहां पर अंतिम तक बने रहिए। देखिए आप लिखिए यहां पर कर्मधारय समास में प्रथम पद नहीं, आप द्वितीय पद लिखिए। कर्मधारय समाज में द्वितीय पद प्रधान होता है। इसी कारण इसको कर्मधारय समास को हम तत्पुरुष समास का ही एक भाग मान लेते हैं, ठीक है। आपको कई जगहों पर दिखेगा कर्मधारय समास एक स्वतंत्र समास है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक अलग से भाग होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे यह भाग है, इसका मतलब यह नहीं कि जो है समासों की संख्या 4 हो जाएगी, समास फिर भी 6 ही कहे जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर पूछा जाए प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तब तो 4 ही होंगे। और पूछा जाए कुल समास कितने होते हैं, कुल समास, तो कुल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। कर्मधारय समास और द्विगु समास जो तत्पुरुष समास के ही भाग हैं उनको भी अलग से गिन लेते हैं वहां पर। चलिए यहां पर क्या लिखा हमने, कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। और क्या होता है इसमें, और क्या होता है यहां पर, दोनों पदों में क्या होता है, दोनों पदों में विशेष्य। अभी मैं इसको समझाता हूं क्या है ये। विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। एक चीज और दोस्तों, यहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध तो होता है ना, साथ साथ उपमेय और उपमान का भी संबंध होता है। ये सब आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद मैं समझा दूंगा अच्छे से। यहां पर उपमेय या उपमान क्या होता है, विशेषण और विशेष्य क्या होता है, सब कुछ यहां पर मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। कुछ भी आपका यहां पर ऐसा नहीं रह जाएगा जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना पड़े, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा आपने, कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तथा उपमेय उपमान का, ऐसे ही तथा नहीं, या लिखिए यहां पर, होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं कि यहां पर यह परिभाषा क्या रहा है, ठीक है ना। जैसे विशेषण और विशेष्य क्या होता है, सबसे पहले यह हम समझ लें। दोस्तों आपको पता ही है कि विशेषण हम किसको कहते हैं, कि जो विशेषता बताता हो किसी चीज की। जैसे मैंने लिखा काली गाय, यहां पर गाय की विशेषता क्या है कि वह काली है, ठीक है ना। गाय की क्या विशेषता है, वह काली है। और यह कौन सा शब्द है जो यह विशेषता बता रहा है, काली शब्द गाय की विशेषता बता रहा है ना। तो इस वजह से काली शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण।
और किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की विशेषता ना, तो गाय क्या हो जाएगी? विशेष्य। बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर बहुत आसान है। काली गाय में काली शब्द विशेषण है, और जहां पर गाय है, काहे की गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो गाय क्या हो गई? विशेष्य हो गई। ठीक है ना, आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और यहां पर समझना है हमको। हमने विशेषण और विशेष्य तो समझ लिया, अब हमको उपमेय उपमान समझना है। हमने विशेषण और विशेष्य समझ लिया, मैं इसको साफ कर देता हूं। विशेषण और विशेष्य समझ लिया, अब देख लेते हैं उपमेय और उपमान किसको कहते हैं। चलिए एक शब्द फिर से मैं लिखता हूं यहां पर, और यहां पर मान लिया मैंने एक शब्द लिखा मैंने एक शब्द यहां लिखा लौह पुरुष। ठीक है, मैंने लिखा लौह पुरुष। ठीक है ना, यहां पर क्या हो रहा है? पुरुष की तुलना किससे की गई है? लोहे से की गई है। पुरुष की तुलना यहां पर किससे की गई है? लोहे से की गई है। ये बात अलग है कि लौह पुरुष हम किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ठीक है ना, वैसे लौह पुरुष में लौह शब्द क्या हो जाएगा? यहां पर किसकी तुलना की गई है? पुरुष की तुलना की गई है। किससे की गई है? लोहे से की गई है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? यहां पर जो प्रथम पद है ना, यह उपमेय हो जाए, उपमान हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? उपमान। क्योंकि लौह शब्द से ही किसकी तुलना की गई है? पुरुष की तुलना की गई है, और जिसकी तुलना की गई है वह क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। बात आपको समझ में आई? यहां पर आपको बहुत आसानी से यह समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने एक और शब्द लिखा चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख जिसका है। ठीक है ना, तो यहां पर चंद्रमा से तुलना की गई है, यह उपमान है। ठीक है ना, यह शब्द क्या है? उपमान है, क्योंकि इसी से इसकी तुलना की गई है, मुख की। ठीक है ना, तो उपमान। और मुखी क्या हो गया? उपमेय। मुख की तुलना की गई है ना, जिसकी तुलना की जाएगी वह क्या हो जाता है? उपमेय हो जाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना, अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर परिभाषा में हमने क्या लिखा था कि कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, या उपमेय या उपमान का संबंध होता है। ठीक है ना, यह बात आपको समझ में आ गई। चलिए विशेषण विशेष्य का संबंध समझने के लिए एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण और लिखता हूं। मैंने यहां पर लिखा, मान लेते हैं परमात्मा, या फिर चलिए परमात्मा नहीं, परमेश्वर लिखता हूं मैं, परम ईश्वर। ठीक है ना, ईश्वर क्या है? परम है। ठीक है ना, जो क्या हो? शीर्ष पर हो। ठीक है ना, तो यहां पर परमेश्वर परम है, जो ईश्वर। ठीक है ना, यहां पर ईश्वर की तुलना किससे की गई है? ईश्वर की तुलना किससे की? ईश्वर को क्या बताया गया है यहां पर? ईश्वर की क्या विशेषता? तुलना नहीं की गई है। ठीक है ना, यहां पर तुलना कहां हो रहा है? ठीक है ना, यहां पर ईश्वर को क्या बताया गया है? परम बताया गया है। ठीक है ना, मतलब विशेषता बताई जा रही है ईश्वर की कि ईश्वर क्या है? परम है। ठीक है ना, तो जिससे विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द से, वह क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, विशेषण। और जिसकी तुलना की जा रही है वह क्या हो जाएगा? विशेष्य, विशेष्य। ठीक है, बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं? तो इस तरह से यह हमने समझ लिया। अब कुछ उदाहरण इसके देख लेते हैं, वहां पर आपको आसानी से यह बात और समझ में आ जाएगी। और दो चार उदाहरण इसके देख लेते हैं। वैसे उदाहरण तो हमने देख ही लिए। ठीक है ना, जैसे मैंने एक शब्द यहां पर लिखा, मैंने लिखा महौषधि। मैंने लिखा महौषधि। यहां पर कौन सी संधि है? आपको कमेंट करके बताना है कि यहां पर कौन सी संधि है। यहां पर दो चोटी दिख रही है ना, मैंने आपको संधि पढ़ाया था ना अभी पिछली क्लास में, वहां पर मैंने आपको बताया है। यहां पर आप बताएं कि महौषधि में कौन सी संधि है। ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर बताएं। अब मैंने लिखा महौषधि। अब महौषधि में क्या हो रहा है कि औषधि
के विशेषता की बात की जा रही है, ठीक है ना। औषधि कैसी है, महान है, ठीक है ना, महान है जो औषधि, ठीक है ना, जो औषधि बहुत अच्छी है, जो दवाई बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो महौषधि हो गया, यानी औषधि की विशेषता कौन बता रहा है, महाशब्द बता रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर महाशब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण, और औषधि क्या हो गया, विशेष से हो गया, विशेष से हो गया औषधि। अब एक बात और यहां पर आपको दिख रही होगी कि देखिए, यहां पर जब महौषधि की बात मैं करूंगा तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में पहले किसकी छवि आएगी, औषधि की छवि आएगी या महान की छवि आएगी। आपके दिमाग में सीधी सी बात है, एक औषधि की छवि आएगी, ठीक है ना, वो बहुत अच्छी औषधि है, औषधि की छवि आएगी। तो यहां पर दूसरा पद जो है प्रधान है, ठीक है ना, और यही तो है ना कर्मधारय समास में तत्पुरुष का भाग है, चूंकि यह है, इस वजह से यहां पर द्वितीय पद प्रधान हो जाएगा और यहां पर दूसरा पद प्रधान हो गया है, ठीक है ना। औषधि यहां पर प्रधान है और महान है वह औषधि, ठीक है ना। विशेष और विशेषण का भी संबंध आपको समझ में आ रहा है ना, यहां पर विशेषण और विशेष का संबंध है, महान औषधि, यहां पर विशेष और विशेषण का भी संबंध है, ये आपको समझ में आ गया। परिभाषा के हिसाब से आपको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, कुछ बातें और यहाँ पर यह जान लेनी चाहिए, थोड़ा डीप है, वो हमको इतना नहीं जानना है, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा जान ही जाए तो क्या जाता है, ठीक है ना। परीक्षा में वहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, यह आश्वस्त रहिए, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो देखिए, कर्मधारय समास को फिर से हम दो और भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना, दो और भागों में इसको बांट सकते हैं, ठीक है ना। एक विशेषता के आधार पर लिख लीजिए, ऐसे विशेषता के आधार पर, विशेषता के आधार पर क्या, जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, विशेषता के आधार पर, और दूसरा क्या हो जाएगा, उपमा के आधार पर, उपमा के आधार पर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, विशेषतावाचक और क्या हो जाएगा, उपमानवाचक, ठीक है ना, विशेषतावाचक और उपमानवाचक। यहां पर जहां पर उपमेय और उपमान का संबंध जिस शब्द में होगा वह क्या हो जाएगा, वह कौन सा, उपमानवाचक कर्मधारय समास हो जाएगा। जहां पर विशेषता की बात की जाएगी, विशेष और विशेषण का संबंध, वहां पर विशेषतावाचक कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। इतना डिटेल में यहां पर इसके नहीं जाएंगे हम लोग, ये सब पूछता नहीं है, मैंने सोचा बता दूं आपको, ठीक है ना। यहां पर देखिए, कर्मधारय समास में आपने देखा द्वितीय पद प्रधान होता है, इस वजह से यह तत्पुरुष का ही एक भाग है, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी। एक दो उदाहरण से इसको और समझ लें क्या हम, चलिए देख लेते हैं दो चार उदाहरण इसके। और मैं एक शब्द लिखता हूं, आप ध्यान से इसको देखिए। मैंने लिखा महामुनि, मैंने एक शब्द लिखा महामुनि, महान है जो मुनि, ठीक है ना, महान है जो मुनि। यहां पर मुनि की विशेषता बताई जा रही है, मुनि क्या है, महान है, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा शब्द है जो विशेषता बता रहा है, वह महान है, ठीक है ना, विशेषण हो जाएगा यह, और यह विशेषण हो गया, और मुनि कौन हो गए, विशेष से हो गए, ठीक है ना, विशेष से, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, मुनि की विशेषता बताई जा रही है। और यहां पर एक चीज आपने देख लिया कि ये शब्द में विशेषण और विशेष्य का क्या है, संबंध है, ठीक है ना। मैं एक शब्द और लिखता हूं यहां पर, चलिए मैंने एक शब्द और लिखा यहां पर, चरण कमल, चरण कमल। अब मैंने क्या किया, चरण की तुलना किससे कर दी, मैंने चरण की तुलना कमल से कर दी, ठीक है ना। मैंने क्या किया, चरण की तुलना कमल से कर दी, ठीक है ना, यानी कि कमल की तरह से जो चरण हो, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, अब चरण कमल में उपमेय और उपमान का संबंध हो गया ना, यहां पर तुलना की गई है, उपमा की गई है ना किसी की, चरण की तुलना कमल से की गई है ना। तो यहां पर आप समझ रहे हैं ना क्या हो जाएगा, यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध या उपमेय उपमान का संबंध होता है, ठीक है ना। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं एक और उदाहरण आपको लिख के समझाता हूं। मैंने लिखा मृगनयनी, मृगनयनी। अब यहां पर भी आपको यही दिख रहा है कि नयन की तुलना मृग से की गई है, तो यह क्या हो जाएगा, कर्मधारय
समास हो जाएगा और द्वितीय पद यहाँ पर प्रधान है। यह बात भी आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यह सारी चीज़ें आपने देख ली। अब जो अगला हमारा हो जाएगा यह कौन सा था, तीसरा था कर्मधारय समास। फिर हमको तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास के बाद का एक भाग देखना है, वह क्या है, द्विगु समास है, ठीक है ना। हमको क्या देखना है, द्विगु समास देखना है। चलिए देखते हैं द्विगु समास। चौथा है ना, चौथा क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास हम किसको कहेंगे, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है ना कि जहां पर भी संख्या आ जाए पहले शब्द में, ठीक है ना, एक शब्द मैं लिखता हूं, मैंने लिखा पंचवटी। पंचवटी, ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत कुछ आपको सीखने को यहां मिलेगा। पंचवटी मैंने लिखा। अब यहां देखिए पांचवटी, ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा है, पांच एक संख्या है ना, यह संख्या। और जिस भी शब्द में पहला शब्द जो है, जिस भी समास में पहला शब्द क्या होगा, पहला पद संख्या होगा, वहां पर द्विगु समास होगा निश्चित तौर पर। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात और यहां पर ध्यान रखना है, कुछ शब्द हैं जो यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाते हैं, वहां पर द्विगु समास नहीं होता। जैसे मैंने लिखा पंचगंगा। पंचगंगा जब मैंने लिखा तो यहां पर जब नदी की बात आई ना, नदी के नाम की बात आई, उसके सामने अगर यहां पर एक शब्द लग गया, संख्यावाची शब्द, तो यह जो है नहीं माना जाएगा। यह अपवाद में जोड़ के आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिए। यह जो है क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास ही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास। द्विजमुना, जैसे मैंने लिखा द्वियमुना, यहां पर नदी का नाम है, उसके पहले संख्यावाची शब्द है ना, नदी के नाम के पहले संख्यावाची शब्द लग गया तो यह जो है अव्ययी भाव समास ही हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखें। बाकी कहीं पर भी संख्या आ जाए आपको द्विगु लगाना है, ठीक है ना। जितने भी संख्यावाची होंगे सारे के सारे द्विगु होंगे। लेकिन यहां पर जैसे किसी नदी के नाम के आगे कोई संख्यावाची शब्द आ गया, नदी के नाम का, जैसे द्विनदी, पंचनदी, ऐसे नहीं, जैसे गंगा, यमुना, इस तरह के जैसे नदियों के नाम के पहले अगर यहां पर संख्या लग गया, ठीक है ना, तब यह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब जैसे फिर से कुछ उदाहरण दें, चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, तो उदाहरण इसका लिख लेंगे, ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जिस समास में प्रथम पद, एक मिनट, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, संख्यावाचक या वाची, संख्यावाचक हो, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा, मैंने एक शब्द लिखा यहां पर त्रिफला, तीन फल, ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा है, तीन फलों का यहां पर मिश्रण हुआ है, ठीक है ना, त्रिफला। तो एक आयुर्वेदिक चूर्ण भी आता है त्रिफला चूर्ण के नाम से, पेट ओट के लिए बड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है, तीन फलों का मिश्रण से वह बनाया जाता है, ठीक है ना, वो चूर्ण तीन फलों के मिश्रण से। तो यहां पर त्रि शब्द जो है संख्यावाची है, ठीक है ना, यहां पर संख्यावाची है, इस वजह से संख्या, ठीक है ना, यह संख्या है, इस वजह से यह द्विगु समास हो जाएगा। फल कितने हैं, तीन है, ठीक है ना। अभी देखिए यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर हम लोग कर्मधारय समास में क्या देख रहे थे, यहां पर भी विशेषता और विशेषण का संबंध था, लेकिन यहां पर अन्य शब्दों के द्वारा था ना। यहां पर जैसे महा शब्द आ जा रहा था, यहां पर और लौह पुरुष में लौह शब्द आ जा रहा था, यहां पे चरण कमल शब्द आ गया। तो यहां पर इस तरह से विशेषता इसकी बताई जा रही थी, लेकिन द्विगु समास में त्रि शब्द से इसकी विशेषता बताई जा रही है ना, फल कितने हैं, तीन है, बस यही अंतर है, ठीक है ना। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास का ही एक भाग मानेंगे, क्योंकि जब त्रिफला बोलते हैं तो आपको तीन थोड़े ना दिखाई, तीन की छवि पहले बनेगी और फल की छवि पहले बनेगी, जाहिर सी बात है फल की छवि पहले बनेगी, ठीक है ना। और जैसे ही फल की छवि बनी, आपने कह दिया द्वितीय पद प्रधान, तो वह तत्पुरुष समास, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यह बात
आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। संख्या जहां पर भी दिख जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए 2-4 उदाहरण इसके हम लोग और देख लेते हैं। मैंने क्या देखा, पंचवटी देख लिया, त्रिफला देख लिया, और जैसे मैंने लिखा यहां पर दोपहर, दोपहर, ठीक है ना। दोपहर यानी यहां पर भी एक शब्द आ गया जो संख्या है, संख्या यहां पर भी है, और यह क्या हो गया हमारा संख्यावाची शब्द होने की वजह से द्विगु समास हो गया। बात आपको आई समझ में? बहुत आसान था, आपने इसको समझ ही लिया होगा, ठीक है ना। अब जो है चलिए कुछ और उदाहरण इसका देख लें। जैसे त्रिकोण लिख लीजिए, त्रिकोण, त्रिरत्न, ठीक है ना। आप कुछ भी ऐसे शब्द जहां पर भी संख्या आ रहा हो तो वह क्या हो जाएगा, जैसे पंजाब, पंजाब शब्द में, पंजाब राज्य में कौन सा समास है, द्विगु समास है, ठीक है ना। 5 आब, आब मतलब क्या होता है, नदियां, जहां पर 5 नदियां हो। कितनी नदियां हैं पंजाब में बहती हैं, 5 नदियां बहती हैं ना। कमेंट बॉक्स में वो भी 5 नदियों के नाम बताइए कौन कौन सी हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी के ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से, बहुत सारे बांध हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका जो है ध्यान रखना है। अब हमने देख लिया यहाँ पर द्विगु समास, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला समास क्या होने वाला है, पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हमको, द्वंद्व से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जहां पर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो, यहां पर इससे आप याद कर सकते हैं, जहां पर भी द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होगी वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे मैंने कहा रात और दिन, रात और दिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है ना। तो यहां पर द्वंद्व आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। माता और पिता, माता स्त्रीलिंग होगा, पिता पुल्लिंग हो गया। भाई बहन, लड़का लड़की, ठीक है ना। गरम ठंडा, ये सारे शब्द जो होते हैं ना वो द्वंद्व समास के शब्द होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं, देखिए होता क्या है ना, यहां पर अभी तक आपने क्या देखा, अव्ययी भाव समास में देखा प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष समास में देखा द्वितीय पद प्रधान, उसके बाद से तो आपने कर्मधारय समास में भी द्वितीय पद प्रधान देखा, फिर आपने यहाँ पर क्या नाम है द्विगु समास में भी आपने क्या देखा, द्वितीय पद प्रधान। फिर अब द्वंद्व समास में, अब मैंने क्या बताया था आपको, पहला पद प्रधान होगा जहां पर वह अव्ययी भाव समास, द्वितीय पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास। अगर जहां पर दोनों पद प्रधान रहे, दोनों पदों में कोई भी यहां पर गौड़ और प्रधान की बात ना हो, दोनों पद समान भाव के हो, वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। बात आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं, जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे, कोई भी पद एक दूसरे से कम नहीं होगा, वह क्या, जैसे मैंने लिखा माता पिता, माता पिता। अब इसमें बताइए कौन सा पद ज्यादा प्रधान है, कौन सा पद ज्यादा, कह देंगे आप माता जो है कम प्रधान शब्द है, पिता कम प्रधान शब्द है, ऐसा नहीं ना हो सकता, दोनों पद बराबर है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, दोनों पद बराबर हैं, इस वजह से यह द्वंद्व समास कहलाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा लड़का लड़की, मैंने लड़का लड़की लिखा, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, यहां पर दोनों पदों की समान प्रधानता है, दोनों पद समान रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इस वजह से यहां पर द्वंद्व है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। लड़का और लड़की, माता और पिता, ठीक है ना। रात और दिन, रात दिन, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जैसे मैंने लिखा पाप पुण्य, ठीक है ना, पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य या पाप या पुण्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, और या तो या, इन दोनों शब्दों का, इन दोनों का लोप हो जाता है, ठीक है ना। चलिए परिभाषा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद से फिर से इसको हम समझ लेंगे, ठीक है ना। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ऐसे समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं, और दोनों पद संज्ञा भी होते हैं,
दोनों पद संज्ञा होते हैं, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहां पर किसका और या का लोप, और या का लोप भी यहां पर हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक शब्द लिखा भाई बहन, भाई बहन। अब जब मैंने भाई बहन लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, भाई और बहन, ठीक है ना। यहां पर और शब्द का हमने लोप कर दिया, भाई और बहन, या तो भाई या बहन, ठीक है ना। इसमें और या तो या शब्द का हमने जब लोप किया तो भाई बहन एक शब्द बन गया, और यहां पर दोनों पदों की समान प्रधानता है, इस वजह से यह क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए मैं एक और शब्द लिखता हूं यहां पर, पति पत्नी, पति पत्नी, ठीक है ना। पति और पत्नी में दोनों की समान प्रधानता है, ठीक है ना, कोई एक दूसरे से कम होता भी तो नहीं है, ठीक है ना। पति और पत्नी, ठीक है ना। मैंने लिखा राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। जब आप राधा कृष्ण कहते हैं तो आपके मस्तिष्क में किसकी छवि पहले बनती है, राधा की छवि पहले बनती है या कृष्ण की छवि पहले बनती है। जाहिर सी बात है दोनों की युगल जोड़ी आपके सामने बन के आती है, ठीक है ना। इस वजह से दोनों पद यहां पर प्रधान होते हैं। अब जब दोनों पद प्रधान हो गए तो यह क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा एक शब्द, मैंने लिखा पाप पुण्य, मैंने लिखा पाप पुण्य। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, दोनों पद एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है ना, कोई भी पद एक दूसरे से गौण नहीं है। ठीक है, तो एक मिनट दोस्तों, तो ये बातें आपको समझ में आई कि पाप पुण्य में क्या हो रहा है, दोनों पद एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है ना। एक मिनट। चलिए कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, ठीक है ना, तो सही हो गया। मैंने लिखा जैसे दाल रोटी, यहां पर दोनों पद बराबर के हैं, ठीक है ना। द्वंद्व की स्थिति, द्वंद्व आप ऐसे समझ सकते हैं, जहां पर भी द्वंद्व की स्थिति हो वहां पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। छल कपट, ठीक है ना। तो ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं, द्वंद्व समास के हो जाते हैं, ठीक है ना। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जो हमारा अंतिम समास है वह क्या है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। अंतिम समास हमको क्या देखना है, छठे नंबर पे, वह हमें देखना है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास में क्या हो जाएगा, देखिए आपने देखा अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर, बहुव्रीहि समास में दोनों पद ही बराबर नहीं रहेंगे, दोनों पद की प्रधानता नहीं रहेगी, यहां पर किसी तीसरे पद की प्रधानता हो जाएगी, ठीक है ना। नीलकंठ, जब मैंने नीलकंठ बोला तो आपको क्या लगा, यहां पर नीलकंठ बोलने पर किसी नीले गले वाले व्यक्ति की याद आई क्या, नहीं ना, आप भगवान शिव के बारे में सोचने लगे। मतलब यहां पर दोनों ही पद जो है वह गौण हो गए और भगवान शिव यहां पर प्रधान हो गए। वैसे भी वह प्रधान है ही, लेकिन यहां पर शब्द के हिसाब से देखें तो वह प्रधान हो गए, ठीक है ना। तो बहुव्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान हो जाता है। बात आपको आई समझ में। पीतांबर, जब मैंने पीतांबर बोला तो पीला वस्त्र पहना हुआ कोई व्यक्ति समझ में आया, नहीं। यहां पर पीतांबर बोलने पर भगवान श्री कृष्ण या विष्णु की छवि आपके दिमाग में आती है, ठीक है। तो क्योंकि उन्हीं को तो बोलते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला इसी तरह से बहुत सारे शब्द जैसे हम बोल सकते हैं, बोल दिया मैंने लंबोदर,
लंबोदर बोलने पर जिसका उदर लंबा हो या बड़ा हो, आप ऐसे व्यक्ति की नहीं आना याद आएगी आपको भगवान गणेश याद आएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तृतीय पद प्रधान हो गया, यह दोनों पद गौड़ हो गए, कोई तीसरा पद यहां पर प्रधान हो जा रहा है। चलिए इसका परिभाषा पहले हम लिख लें, इसकी परिभाषा लिख लें, उसके बाद से हम इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो जिस समास में दोनों पद गौड़ हो जाते हैं और एक मिनट हाँ, और किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। तीसरे पद की प्रधानता होती है। बात आपको आई समझ में? जैसे मैंने यहां पर लिखा दशानन, मैंने लिखा दशानन, ठीक है ना। अभी देखिए, अगर आप ऐसे ही देखें तो बहुत कंफ्यूजन आपको इस बात का होगा। दशानन लिखा मैंने, तो यहां पर पहले तो कहेंगे यहां पर संख्यावाची शब्द है, इस वजह से या द्विगु समास कर दीजिए। फिर आप बोलेंगे 10 हैं जिसके सर, यानी कि यहां पर विशेषता आपको बताई जा रही है ना एक तरह से कि यहां पर 10 सिर वाला, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था काली गाय, काले रंग की गाय, यानी कि 10 सिर वाला, यानी 10 सिर हो जिसके, ठीक है ना। यहां पर विशेषता है तो आप यहां पर कर्मधारय समास कर दीजिए। यहां पर ये सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है ना, कि आप इसको कर्मधारय समास बोल दीजिए या फिर आप इसको द्विगु समास बोल दीजिए जहां पर संख्यावाची शब्द आ गया है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर प्रधानता किस अर्थ को दिया जाए, किस भाव को दिया जाए, इस बात पर ज्यादा जोर देना है आपको। दशानन बोलने पर ज्यादा जोर आपका रावण की तरफ जाएगा, ठीक है ना, रावण। यानी कि यहां पर 10 और आनन, 10 मतलब 10, आनन मतलब होता है सर, ठीक है ना। गजानन, जैसे आप कहते हैं ना गजानन, गज आनन, यानी गज का जिसका सर हो, अर्थात कौन, भगवान गणेश, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए गजानन क्या हो जाएगा, यह भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दशानन यह भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तीसरा अर्थ प्रधान हो जा रहा है, ठीक है ना। अगर बहुव्रीहि समास नहीं है विकल्प में तो आप निसंकोच मार दीजिए कर्मधारय समास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पर विकल्प में बहुव्रीहि समास है तो आपको बहुव्रीहि ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। विकल्प आपका बहुव्रीहि ही सही हो जाएगा वहां पर, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती रहती है कि यहां पर तो इस तरह प्रधान है, यहां पर ये प्रधान है, इस वजह से ये हो जाएगा, इसलिए वो हो जाएगा। जैसे मैं एक लिखता हूं, एक उदाहरण लिखता हूं, चक्रधर, यहां पर देखिए चक्र को धारण करने वाला, किसने चक्र को धारण किया है, भगवान राम ने क्या, बिल्कुल नहीं, भगवान कृष्ण ने चक्र धारण किया है, या तो भगवान विष्णु ने चक्र धारण किया है। आप जब चक्रधर बोलते हैं तो भगवान कृष्ण आपकी छवि आपके मस्तिष्क में उभर कर आती है, इस वजह से तीसरा पद प्रधान हो गया। ना तो चक्र प्रधान है, ना तो धारण करने वाला प्रधान है, ठीक है ना। भगवान कृष्ण यहां पर प्रधान हो गए, इस वजह से यह क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बात आपको आई समझ में? यह क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास यह हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिखा नीलकंठ, मैंने नीलकंठ लिखा, मतलब भगवान शंकर जी की बात कर रहा हूं ना। तो यहां पर तीसरा पद भगवान शंकर प्रमुख है नीलकंठ बोलने पर, नीला और कंठ दोनों नहीं। यहां पर देखिए मैं बार बार कहूंगा नीला कंठ, यानी कंठ की विशेषता बताई जा रही है नीला कहकर, ठीक है ना। यहां पर कंठ को नीला कहकर कंठ की विशेषता बताई जा रही है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा, अचानक यह प्रश्न आपके मन में आया होगा। अगर नहीं आया तो आना चाहिए ऐसे प्रश्न आपके मन में, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं आया तो मैं खुद ही बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। यहां पर ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे होंगे कि नीला
कंठ, यानी जिसका कंठ नीला है, इस वजह से तो यहां पर विशेषता बताई जा रही है ना, विशेषण और विशेष्य का संबंध है। और जहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध है भाई, उठाकर आप उसको कर्मधारय समास में रखेंगे। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा कि प्रधान क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन सा अर्थ यहां पर ज्यादा वैल्यू रख रही है, कौन सा अर्थ ज्यादा प्रधान हो जा रहा है, इस पर आप जोर दीजिए। तो नीलकंठ बोलने पर भगवान शंकर की इमेज, भगवान शंकर की छवि आपके मस्तिष्क में ज्यादा बढ़ रही है, एवज में किसके, नीले कंठ वाले किसी व्यक्ति के। बात आई समझ में। इस वजह से यहां पर प्रधानता के हिसाब से भगवान शंकर जो है ज्यादा प्रमुख हैं और यहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई होगी, ठीक है ना। तो यह कुछ उदाहरण हो गए बहुव्रीहि समास के, और पर्याप्त उदाहरण बहुव्रीहि समास के भी हमने देख लिए हैं, और हमने समास के पूरे टॉपिक को भी खत्म कर लिया है। तो हमने कुल मिलाजुलाकर अपनी टीईटी की परीक्षा के लिए तीन टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले तो वर्ण विचार देखा था, और वर्ण विचार भी कंप्लीट कर लिया, फिर हमने संधि विचार वगैरह भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं, और फिर हमने समास भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो इतना रहा हमारा समास का, आज का पूरा क्लास खत्म कर लिया हमने। अब जो है अगला टॉपिक कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।